हेलो, दिस इज सिड हेयर। और आज है जून 23 और जून 23 के करंट अफेयर्स कवर करने के लिए ये आपके सामने कुछ न्यूज़ आपके सामने है प्रेजेंट। मेरा जो मेन पर्पस है इस समय करंट्स कवर करने का वो ये है कि जितने भी सोर्सेज हैं हमारे करंट अफेयर्स के, नेमली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और प्रसार भारती, ये 4 मेन सोर्सेज रहते हैं किसी भी करंट अफेयर सोर्सेज के। इसके अलावा जो आपकी मंथली मैगजीन्स वगैरह रहती हैं, इन सब के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी जो मेरा इंटेंशन और जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स, वो बेसिकली इन 4 सोर्सेज के बेसिस पर है। और मैंने कोशिश की है कि इनको कंसाइज करके 2 से 3 लाइन में करने की कोशिश करूँ, जिससे अपना वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और कभी भी इनसे गो थ्रू करना पड़े तो इजीली आप कर सकें। जो ट्रैवर्सिंग हो अगर तो बहुत इजीली हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो न्यूज़ है वो है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। अफ़गानिस्तान में अभी अर्थक्वेक आया, 22 जून को अर्थक्वेक आया था, जिसकी इंटेंसिटी बताई जा रही है 6.1 मैग्नीट्यूड की। अब ये 6.1 मैग्नीट्यूड जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था तो किस मैग्नीट्यूड का आया था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं वो ये हो जाती हैं कि अगर इन जगहों पर साइस्मिक एक्टिविटीज़ हैं तो क्यों हैं। उसके लिए अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो जाती है ये जानना हो जाता है कि साइस्मिक एक्टिविटीज़ एक्चुअल में है क्या और ये हैं क्यों, और किन किन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। कब पता चलता है कि अर्थक्वेक जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का है या लो इंटेंसिटी का है। तो इनको मेजर करने के लिए रिचर स्केल होती है। इसके बारे में और डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो इस पे सेपरेट वीडियो बन सकता है। नहीं तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और अगर इन क्वेश्चंस का नॉलेज है तो अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली हल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है यहाँ पर तो इस वजह से ये क्वेश्चंस लॉजिकली ज़रूरी हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके सामने यहाँ मैप में ऑलरेडी दिया हुआ है जो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी साइस्मिक एक्टिविटीज़ क्या हैं या किस तरह के जोन्स होते हैं या जोन्स होते क्या हैं एक्चुअल में, अर्थक्वेक के क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ, ये सब चीज़ें अगर जान रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को आप एक बार देख जाएं और जो जोन्स हैं उन पे फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पर जैसे जोन 5 जो मेंशन्ड है ये जोन अर्थक्वेक प्रोन है, वेरी हाई रिस्क जोन होता है ये जैसे मेंशन्ड है इसमें ऑलरेडी कि यहाँ पर हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक हो सकते हैं। दैट इज कि लाइक रिक्टर स्केल पर आपके 8 से अबव मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक फील हो सकते हैं इन जोन्स में। जरूरी नहीं कि इसी लेवल पर हो, लेकिन इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आपका जोन 4 है, जोन 3 है, जोन 2 है, और इससे बिलो जोन 2 और उससे बिलो जो रहता है वो खास इंटेंसिटी का नहीं रहता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से हो जाता है कि आपको अर्थक्वेक के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। इसलिए एग्जाम्स में अर्थक्वेक के बारे में और हिमालयन रीजन में जो सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। यूनिकॉर्न्स से रिलेटेड अभी रिसेंट में 2-3 वीक से कंटिन्यूसली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट्स का मेन पर्पस जो उनका रहा वो यही रहा कि जो हमारे नंबर ऑफ एमएसएमईज हैं वो ओवरऑल जो है वो 70,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। मतलब जो हमारे कंट्री में स्टार्टअप्स हैं वो 70,000 एंड अबव क्रॉस कर चुके हैं, और उनमें से भी जो यूनिकॉर्न्स हैं वो 100 से भी ऊपर बढ़ चुके हैं। और टोटल जो उनकी वर्थ है वो आई थिंक इसमें 300 बिलियन मेंशन्ड है, लेकिन 330 एंड अबव समथिंग है। तो ये चीज़ आप चाहो तो एक बार को
फिगर आउट कर सकते हैं गूगल पे। पर 330 जितना मैंने लास्ट टाइम नोटिस किया था वो इसमें करंट अफेयर्स में था। यूनिकॉर्न की क्या डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। आपके स्टार्टअप्स क्या हैं, स्टार्टअप्स क्यों हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एमएसएमईज का क्या प्रोस्पेक्ट है, ये किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब कि गवर्निंग बॉडीज इनकी क्या है, कौन मैनेज कर रहा है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेंचर कैपिटलिस्ट एक टर्म यहाँ पर आया था। वेंचर कैपिटलिस्ट आपके हो जाते हैं वो कैपिटलिस्ट जो दूसरे जो भी कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज या डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने वाली जो कंपनीज रहती हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोला जाता है। इनकी इकोनॉमी बेसिकली जो इनके फाइनेंसेस जो बेस्ड रहते हैं वो फॉरेन कंपनीज जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं, जो पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट से इनकी इकोनॉमी चलती रहती है। तो इस तरह की कंपनी जो रहती है उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोला जाता है। बाकी डेफिनेशन जो आप है वो आप देख सकते हैं कि कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी जो $1 बिलियन से अबव का क्या बोलेंगे आपका $1 बिलियन से ज़्यादा की अर्निंग इस समय करेंटली चल रही है इनकी। इसका मतलब कि अगर इंडियन वैल्यू में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी कंपनी जो 8500 मिलियन का प्रॉफिट नहीं कहेंगे, आई एम सॉरी, पर 8500 मिलियन का जिनका जिनकी जिनका रेवेन्यू इस टाइम पे 8500 मिलियन का चल रहा है, उन कंपनीज को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज बोली जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एमएसएमईज के तो 3 क्लासिफिकेशंस हैं, और वो क्लासिफिकेशन क्या है और किस बेसिस पर हैं और ये क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल के एंटरप्राइजेस होते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म ही वही है। तो माइक्रो जो है वो किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है, स्मॉल किस बेसिस पे और मीडियम किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी है वो क्लासिफाई करती है, और रिसेंट में इसकी डेफिनेशन मॉडिफाई भी किया गया था। जैसे कि आपका जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनका जो इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि उनका जो रेवेन्यू होना चाहिए वो ओवरऑल 750 लैक्स 75 लाख एंड अबव होना चाहिए, और जो रेवेन्यू उनका होना चाहिए वो 25 लाख एंड अबव होना चाहिए। अगर ये है क्राइटेरिया तो ये आपका माइक्रो एंटरप्राइज के अंडर बिलोंग करता है। अब इसके अंडर में बिलोंग करने के बहुत सारे इंसेंटिव्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। तो अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं तो ठीक है, नहीं तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा मैं। नेक्स्ट करंट्स पे चलते हैं। 4 न्यू कोरल मिले हैं अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास। आपको पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो अपने आप में कोरल फ्रिंजेस और कोरल एटॉल बेसिस पे बना हुआ है, यानी कि कोरल रीफ्स वहाँ पर सराउंडिंग में हमेशा रहती हैं। तो नए टाइप इस वजह से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अपनी कंट्री का है वो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर रिसर्च करता रहता है। एक और पर्पस रिसर्च करने का ये भी रहता है कि अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज कोरल की है, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अगर ऐसी कोई स्पीशीज वहाँ पर हैं तो उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, ये एक मेजर गोल हो जाता है अपना। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में 4 नए कोरल स्पीशीज पाए गए हैं। ये एजूजेंथेलिड कहलाते हैं, और इनके आप अगर देखना चाहो तो ये 4 नाम हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते, पर अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज में अगर जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ये जो आपका क्लास है ट्रंकेटोफ्लैबलम,
ये क्लास के अंडर में ये नाम रखे गए क्रिसियम, इनक्रस्टेटम, एक्यूलिएटम एंड इर्रेगुलर। ये 4 स्पीशीज पाई गई हैं। अब एजूजेंथेलेट क्या होते हैं, इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जूजेंथिलिया क्या होता है। जूजेंथिलिया होता है वो कोरल्स जो कि सन पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। क्या होता है जूजेंथिलिया, एक टाइप की फंगाई होते हैं जो कि आपके जो कोरल्स हैं, यानी कि पानी की सतह पर जहाँ तक जो फोर्टिक रीजन है पानी का, उसमें तैर रहे होते हैं, और इन पे फंगाई आके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं वो सब आके इन पे जमते हैं, और वो जमने के बाद इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है वो सन के थ्रू होता है, पर वो इकलौता सोर्स नहीं होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। कई ऐसे भी कोरल्स होते हैं जो दूसरे प्लैंक्टन्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसों को अजूजेंथेलेट बोला जाता है। इनकी जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हार्ड रहता है, और इस तरह के जो रीफ्स पाए जाते हैं, आपको पता होगा द ग्रेट बैरियर रीफ जिसको बोला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है, एकदम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करते हुए काफ़ी हद तक। तो ऑस्ट्रेलिया में, जापान और फिलीपींस के वाटर्स में, यानी कि ओशन जो है वहाँ का, उसके आसपास का, यहाँ पर ये स्पीशीज पाए जाते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी खासियत यही हो जाती है कि इनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, स्टेबल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे रिलेटेड भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आपको जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कोरल्स, रीफ्स क्या हैं, फ्रिंजेस क्या हैं। फ्रिंजेस और एटोल, ये एक्चुअल में बेसिकली क्लासिफिकेशन ही हो जाता है कोरल रीफ्स का। अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत बेसिक चीज़ है, इसके बारे में नॉलेज ऑलरेडी होगी बहुत सारे एस्पिरेंट को, और जिनको नहीं है तो अगर रिक्वेस्ट आती है तो मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में इससे रिलेटेड बना दूंगा। इसके अलावा लोकेशंस क्या हैं कोरल रीफ्स की, ऑलरेडी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बार एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट में 2-3 साल पहले ही पूछा गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। गल्फ ऑफ मन्नार जो आपका श्रीलंका और इंडिया के तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, इसके आसपास भी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। तो इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन हो जाता है ऐसे रीजन जहाँ पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ये कंसीडर की जाती हैं। कोरल्स जो हैं आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब कोरल रीफ फॉर्म कैसे होते हैं और क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है कोरल रीफ्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक बार ज़रूर देखिएगा रिवीजन के पर्पज़ से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे न्यूज़ पे चलते हैं। जगन्नाथपुरी टेम्पल, अभी 2 दिन पहले जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी आपके उड़ीसा में। तो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से ये फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जगन्नाथ जगन्नाथ यात्रा जो है वो निकाली गई थी, वो किस लिए निकाली गई थी। तो ये निकाला जाता है हर दूसरे दिन पर, जो शुक्ल पक्ष आपका हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ जो तीसरा महीना होता है उसके अकॉर्डिंग जगन्नाथ यात्रा 9 दिन की होती है। इस बार जो हुई थी वो 17 तारीख से 23 तारीख के लिए हुई थी, 24 तारीख के लिए। तो जगन्नाथ यात्रा आपकी जगन्नाथपुरी से निकलती है, और इस यात्रा में आपके लॉर्ड जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों को अ, जगन्नाथपुरी टेम्पल से लेके जाया जाता है, और एक पूरी यात्रा तमाम डिवोटीज के साथ होती है, जहाँ इंडिया और अब्रॉड बहुत सारे डिवोटीज वगैरह देश विदेश सब जगह से आते हैं। इसके अलावा आप जगन्नाथपुरी टेम्पल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड मेरे पास न्यूज़ क्योंकि थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दिया है। आप चाहें तो ये एक बार रीड आउट कर सकते हैं। यमनिका तीर्थ भी बोला जाता है जगन्नाथपुरी टेम्पल को, जो कि
हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग यम जो भगवान देवता हैं, मृत्यु के देवता जिनको बोला जाता है, उनकी पावर से ये जो कहते हैं लॉर्ड जगन्नाथ का ये जो टेम्पल बना है वो बना है। इसके 4 द्वार हैं। 4 द्वार के बारे में जब हम मेंशन करते हैं तो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी एक बार देखना ज़रूरी हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें तो कलिंगा आर्किटेक्चर जो है उसके बेसिस पे ये बना था, पर फिर भी इसके अलावा इसको वाइट पगोड़ा बोला गया है। वाइट पगोड़ा के अलावा ब्लैक पगोड़ा भी है, और इनको वाइट और ब्लैक पगोड़ा क्यों बोला जाता है, ये सब चीज़ें रिवीजन के काबिल है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ चुका है, तो इससे रिलेवेंट ये टॉपिक्स आपको और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट एक नेवल एक्सरसाइज है जो 38th एडिशन अभी अपना अंडमान निकोबार में पेट्रोलिंग से रिलेटेड हुआ था। इसमें रहता क्या है कि दोनों कंट्रीज की नेवल शिप्स जो हैं वो पेट्रोल करती हैं, और बहुत सारी ऐसी अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ जो रहती हैं उनको चेक करने के लिए इस तरह की नेवल एक्सरसाइजेस टाइम टू टाइम कंडक्ट कराई जाती है। वैसे ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है वो एनुअली कंडक्ट की जाती है, और इसके थ्रू प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि अगर मैरीटाइम वॉर वगैरह होती है तो उससे रिलेटेड नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं, या फिर आपकी फिशिंग है, या ड्रग ट्रैफिकिंग, या फिर टेररिज्म है, या रॉबरी है, पायरेसी है, इस तरह की कोई एक्टिविटी वगैरह को किस तरह से डील करना है, ये सब चीज़ों को एक तरह की पेट्रोलिंग एक्टिविटी से के थ्रू प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। आखिरी जो न्यूज़ है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी, क्योंकि ये एक नई चीज़ आई है, एक नया प्रेमाइस इंट्रोड्यूस किया गया है, और रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही इस जगह को इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाणिज्य भवन एक जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके लिए एक नया पूरा भवन बनाया गया है, और इस भवन से ही अब सारी एक्टिविटीज़ जो जो डिपार्टमेंट हैं आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट्स की सिटिंग जो होगी, या जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, या जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो सारी यहाँ से अब कंडक्ट होंगी। इसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री ने एक निर्यात ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंस है या जो यूज़ है इसका, वो ये है कि इंडिया का जो भी फॉरेन ट्रेड है उससे रिलेटेड किसी भी तरह की जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, जो भी तरह के स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं फॉरेन ट्रेड में इंडिया के, उनसे रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सब गवर्नमेंट को इजीली एक्सेसिबल हो सकेगी थ्रू दिस ऐप। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ऐप हो जाता है, क्योंकि अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आज के टाइम पर दुनिया के टॉप मोस्ट उसमें आता है, क्या मैं बोलूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफडीआई डेस्टिनेशन इज इंडिया एट प्रेजेंट। जितना मुझे याद है सॉरी थर्ड हाईएस्ट एफडीआई प्रोडक्शन जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह के एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि किसी भी तरह के माल प्रैक्टिसेस वगैरह इसमें ना कंडक्ट हो सके, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो फॉरेन से फंडिंग वगैरह रिसीव करते हैं, और उसका किसी भी तरह का ब्यौरा नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें रुक सकें, या इन सब चीज़ों पे चेक लगाया जा सके, इसके लिए निर्यात ऐप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं वो टर्की विज़िट किए हैं अभी रिसेंटली। और आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में 6 बिलियन जो ऑलरेडी डील पहले हुई थी, बट ड्यू टू ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के होने की वजह से आईएमएफ ने वो फंडिंग रोक दी थी, उसको अभी फिर से रिवाइव किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज के टाइम पे बद से बदतर होकर रखी हुई है। और रिसेंट में जो 2-3 अटैक्स हुए हैं आपके काबुल साइड,
पाकिस्तान में और लोकेशंस पर। इनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय और ज़्यादा डाउन है, और आज सिचुएशन ये चल रही है कि पाकिस्तान को जो कभी इंडिया से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं लगा रहा था, आज फाइनली उसको हेल्प मांगनी पड़ रही है खुद इंडिया से। तो आईएमएफ ने अपनी तरफ से फंडिंग रिवाइव कर दी है पाकिस्तान को, जो 6 बिलियन की थी। तो एक वन लाइनर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर इसका किसी भी तरह से मतलब ये नहीं है कि ग्रे लिस्ट से अभी पाकिस्तान हट गया है। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया है। इसके अलावा पीसीएस के वन लाइनर्स के अकॉर्डिंग आरती प्रभाकर एक इंडियन ओरिजिन की यूएस सिटीजन है। इन्होंने यूएस साइंस एडवाइजरी, जो बाइडेन जो वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इनकी यूएस साइंस एडवाइजरी की हेड आरती प्रभाकर हो गई हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, और पीसीएस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये नाम याद रखना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो साइबर अटैक प्रोन हो गए हैं। इसका मतलब है कि जितने भी गैजेट्स वगैरह जो आज के टाइम पे वॉच, डिजिटल वॉच जो पहनी जाती है, जो मोबाइल से कनेक्टेड हैं, ये साइबर अटैक से प्रोन हो गई हैं, और इसके थ्रू लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेके ये बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है, और इंडिया में ये थ्रेट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो एक सिंगल लाइनर आपके प्रीलिम्स में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन मेंस के हिसाब से ये लाइन पोर्ट्रे किया जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में एक सिंगल लाइन की न्यूज़ है कि हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर चेस पॉपुलराइजेशन कैंपेन प्रॉपरली स्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अश्विनी चौबे जी ने बंगाल सफारी सिलीगुड़ी की जो है, वहाँ पर एक टाइगर को अडॉप्ट किया है और अग्निवीर उसका नाम दिया है। इसके पीछे जो इंटेंशन था, एनिमल कंजर्वेशन और एनिमल एडॉप्शन है। एनिमल एडॉप्शन पे अभी रिसेंट में यूनियन मिनिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, और उसी के तहत एक एग्जाम्पलरी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक टाइगर अडॉप्ट किया गया और इसका नाम अग्निवीर दिया गया है। इसके अलावा लास्ट करंट अफेयर्स जो है आपका, वो ये है कि संथल ट्राइब की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंट में अपनी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया है। तो जो संथल ट्राइब है उसका पास्ट और किन किन स्टेट्स में ये स्प्रेड है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा संथल से एसोसिएटेड जो सब ट्राइब्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये सारी करंट अफेयर्स में काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी मेरा पहला लेक्चर है इस वजह से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें आप मुझे पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को और इम्प्रूव करके मैं आप लोग के सामने और बेटर प्रेजेंट कर सकूँ चीज़ों को, जिससे आपको भी इजी हो, और कल को अगर मुझे रिवीजन करना पड़ता तो मुझे भी इजी पड़ेगा। इसी के साथ थैंक यू, गुड डे, और अब कल मिलते हैं। बाय बाय।